हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, इसका हम 6th पार्ट देखने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो एटलीस्ट 10 पार्ट्स तो इसके आने ही वाले हैं। तो स्टे ट्यून, मैं पार्ट्स डालते जा रही हूँ। तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में देखा, फिर हमने साइबर पास के बारे में देखा, फिर इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके बारे में हमने देखा, फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की खूबी क्या है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद जो है हमने हिमालय रीजन के बारे में जाना, फिर फिजिकल फीचर्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके बारे में जाना, हिमालयस रीजन, उसके बाद जो है ग्लेशियर्स जो है, रिवर ऑफ आइस, ये सारी चीज़ें हमने जानी। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। उसके बाद जो है हम वास्ट प्लेन एरियाज जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसका ही कंटिन्यूशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, जो वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स है और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, इनके बारे में हमको जानना है। सो द प्लेन ऑफ द गंगस एंड यमुना, तो प्लेन जो है गंगा और यमुना का, ये कहाँ पे है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे ये लाइक करता है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ये नॉर्दर्न प्लेन। तो एंशिएंट विलेज कॉल मीरपुर, तो हमें एक विलेज के बारे में देखना है, मीरपुर। और ये कहाँ पे है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। और इस विलेज का द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस विलेज वाज चेंज्ड बाय गिलबर्ट इटनी, ठीक है, जिसने ये बुक लिखा था, फूड एंड पॉवर्टी बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ दिस विलेज, ठीक है। तो ये मीरपुर विलेज के बारे में हमको देखना है। सो दिस विलेज नेस्टल्स ऑन द एलुविलियम सेडिमेंट डिस्पोज्ड बाय द रिवर, तो ये रिवर कहाँ पे है और यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ पे एलुविलियम सेडिमेंट है जो कि नदियों के द्वारा डिपॉजिट किया गया है। तो एग्रीकल्चर यहाँ का मेजर लाइवलीहुड है, जो 75% जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो खेती किसानी पे ही डिपेंडेंट है। रेनफॉल क्या है? एडिक्वेट रेनफॉल, यहाँ पे पर्याप्त रेनफॉल भी होता है। और ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल एट द डेप्थ ऑफ 20 to 30 फीट, 20-30 फीट में ही ग्राउंड वाटर जो है अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है प्लेन की, वो सूटेबल है इंटेंसिव फार्मिंग के लिए। तो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? जहाँ पे हम मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, मतलब हम अपने लिए मतलब वहीं पे 2 तरीके के क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, वहीं पे हम मछली पालन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो फार्मिंग है उसे इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है, जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ा था। द लैंड इज फार्म थ्रू आउट द ईयर, तो जो लैंड है उसमें फार्मिंग जो है पूरे साल भर की जाती है। और 3 क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते हैं, 3 तरीके के क्रॉप्स। सो मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर डिपेंड ऑन द फर्टाइल लैंड फॉर द लाइवलीहुड। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ के लोग जो है मोस्टली जो वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपने रोजगार के लिए। तो ये बुलंदशहर का डिस्ट्रिक्ट बताया गया है। और यहाँ पे, ठीक है, ये बुलंदशहर ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और इसमें है मीरपुर, ठीक है, इसी में है मीरपुर नाम का ये जो गांव है, मीरपुर नाम का गांव है, ठीक है। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैप बताया गया है यहाँ पे। So, rice, millets like jowar, bajra, bag, gram, etc. are chief crops during the खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन में क्या क्या उगाया जाता है? चावल उगाए जाते हैं और मिलेट्स जैसे कि जवार या बाजरा या फिर ब्लैक उड़द दाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती है। अ गुड क्रॉप ऑफ वीट, ठीक है। और गुड क्रॉप ऑफ वीट, जो रबी सीजन आता है, रबी सीजन में क्या क्या उगाया जाता है यहाँ पे? गेहूँ हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, मतलब राई हो गया, और आलू, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। ऑफ दीज क्रॉप्स जवार एंड बाजरा आर फेड टू द लाइव स्टॉक, और जवार और जो बाजरा है उसे जो लाइव स्टॉक मतलब जो भी जानवर वो पालते हैं, जैसे कि गाय हो गया, तो ये सारे जो जानवर हैं उन्हें जवार और बाजरा जो है वो खिलाया जाता है। वीट को मार्केट में सोल्ड किया जाता है, कहाँ पे? बुलंदशहर में। द की कमर्शियल क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज शुगर केन। तो कमर्शियल क्रॉप का क्या मतलब होता है? ऐसे क्रॉप जो हम बेचने के लिए उगाते हैं, कंज्यूम करने के लिए नहीं उगाते। अगर शुगर केन अपने घर में कोई अपने खेतों में कोई उगा रहा है तो वो उसको खाने के लिए नहीं उगाता, उसको बेचने के लिए उगाता है। तो इस तरीके के क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। तो इस एरिया में का कमर्शियल क्रॉप क्या है? शुगर केन। In every village, farmers owning 4 to 5 hectares of land grow sugarcane in their part of land. तो हर एक विलेज में जो फार्मर्स है, अगर उनके पास 4 से 5 एकड़ अगर खेत है तो एक पार्ट में वो शुगर केन उगाते ही हैं। तो केन इज सोल्ड टू द नियर बाई शुगर मिल्स, और जो नियर बाई जो पास में जो शक्कर का कारखाना है, वहाँ पे ये जो केन है, केन मतलब जो शक्कर जो गन्ना है उसे वो बेच देते हैं। सो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बुश शुगर एंड जैगरी, और इसका यूज़ किस लिए होता है? बुश शक्कर बनाने के लिए भी और गुड़ बनाने के लिए, जैगरी मतलब गुड़ बनाने के लिए। तो सम पीपल ऑल्सो ओन मैंगो एंड गुआवा ऑर्चर्ड्स मतलब होता है बगीचा। तो कुछ लोगों के पास जो है आम और जाम
ठीक है, हमारे तरफ जाम बोलते हैं और अमरूद भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे तरफ जो है इसे जाम कहा जाता है, वैसे तो हिंदी में अमरूद होता है। तो आम और अमरूद भी के बगीचे भी होते हैं। तो लोकल पीपल कीप लाइव स्टॉक इन एडिशन टू फार्मिंग, और जो वहाँ के लोकल पीपल है वो लाइव स्टॉक का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी हम अपने घर में मछली हो गया, आपके गाय भैंस बकरी, ये सारे जो पाले जाते हैं उसे लाइव स्टॉक कहा जाता है। तो बिग फार्मर्स कीप लाइव स्टॉक फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन फॉर मिल्क एंड घी। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो लाइव स्टॉक क्यों रखते हैं, ताकि वो खुद के लिए मिल्क और घी का कंजप्शन करने के लिए, और those with small holding sell milks to dairy to augment their household income। और कुछ लोग जो है जिनके पास उपज ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है, तो वो मिल्क जो है, जो दूध है, उसको डेयरीज में जाके बेचते हैं। और आर्ग्यूमेंट मतलब होता है इंक्रीमेंट करना, मतलब बढ़ाना, अपने हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाने के लिए वो उसको डेयरी में बेच देते हैं। दे ऑल्सो सेल काउंटलेट टू वेल ऑफ फार्मर्स फॉर कैश एंड फॉर्डर एंड वर्क एज फार्म वर्कर्स। और ये जो है, ये जो डंग है, ठीक है, डंग मतलब जो गाय का जो उपला होता है, उसको भी वो फार्मर्स को बेचते हैं कैश में, और फॉर्डर, ठीक है, कैश और फॉर्डर के लिए वो फार्मर्स को बेचते हैं। और फॉर्डर मतलब जो चारा होता है उसके लिए, या तो फिर वो दूसरे के फार्म से लेबरर्स का भी काम करते हैं। द डंग इज यूज्ड एज मानवर, और ये जो डंग है उसको खाद के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमको देखना है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हमको देखना है। तो है जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ये जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड बहुत अच्छे से अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। सो द नॉर्थर्न प्लेन आर डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। लेट्स टेक अनदर लुक एट मीरपुर विलेज टू सी हाउ फेस ऑफ दिस ओल्ड कम्युनिटी हैज़ बीन चेंजिंग। तो हम एक नज़र डालते हैं कि जो मीरपुर विलेज है उसका लैंड और पॉपुलेशन, इसमें कैसे फ़र्क आ रहा है। तो 1861 में पॉपुलेशन कितना था, सिर्फ 451 था। और अगर हम 2011 की बात करें तो ये बढ़ते 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 कितना हो गया है, 2279 हो गया है। और एग्रीकल्चर लैंड जो है, पहले लोगों के पास 228 थे और आज के डेट में 245 है। तो धीरे 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 क्या है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा फिर कम हो गया। टोटल लैंड जो है वो 276 ही है। तो लैंड तो चेंज होने वाली नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड मतलब कोई किसी को बेच दिया, कभी उसमें खेती नहीं हो रही है, तो टोटल लैंड हमारे पास 276 है मीरपुर विलेज में। और कितनी इरीगेटेड लैंड है पर हेक्टेयर में यहाँ पे बताया गया 59। पहले क्या है, इरीगेटेड जो लैंड थी, इरीगेटेड मतलब जिसमें सिंचाई की व्यवस्था है, तो ये 59 था और आज बढ़ के 245 हो गया है। मतलब पूरी जो भी खेती के लिए ज़मीन है वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। 150 years ago in 1861 most of the land in the village was farmed। तो 1861 में बहुत सारे जो ज़मीन है वो फार्मिंग के लिए यूज़ हुआ करता था, लेकिन 1921 के आते आते द रिमेनिंग फॉरेस्ट वे क्लियर फॉर फार्मिंग। तो फार्मिंग जो है उसके लिए जो है, जो जंगल है उसको भी काटा गया। सिंस देन देयर हैज़ बीन नो इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया दैट इज़ फॉर लास्ट 90 ईयर्स। और उसके बाद जो है 1921 में ही जो खेती के लिए जो ज़मीन है उसको फॉरेस्ट जो है उसको क्लियर करके खेती के लिए ज़मीन बनाया गया था। उसके बाद से जो आज 90 ईयर्स हो गए, यहाँ पे कोई भी कल्टिवेटेड एरियाज में इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब कोई जंगल नहीं काटा गया है। इन 1921 ईच हेक्टेयर सपोर्टेड नियरली 3 पीपल। तो 1931 में एक हेक्टेयर के पीछे कितने लोग थे, 3 लोग थे। तो 731 पीपल डिवाइडेड बाई 276 इक्वल टू 2.6 पीपल पर हेक्टेयर। तो इतने लोगों के पास इतनी ज़मीन थी, मतलब 2.6 पीपल, ठीक है, 2.6 पीपल एक हेक्टेयर के पीछे इतने लोग थे। मतलब एक हेक्टेयर अगर हम माने, एवरेज माने, तो एक हेक्टेयर जो कितने लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड था, 2.6 पीपल। ठीक है, इन 2001 द नंबर वाज ओवर 8 पीपल। और 2011 में बढ़ते बढ़ते ये कितना हो गया, 8 पीपल के ऊपर, मतलब 8.25 पीपल पर हेक्टेयर। दिस शोज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द रीजन वेंट अप ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इन 90 ईयर्स। तो इससे यह पता चलता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 3 गुना हो गई 90 सालों में। सो हाउ कुड द सेम एक्रेयर ऑफ लैंड सपोर्ट सो मेनी मोर पीपल। तो कैसे ये ऐसा हो रहा है, ये जो कैलकुलेशंस है वो कैसे हो रही है, उसको हमको बताना है। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज लाइक मीरपुर हैज़ राइजन कंसिडरेबली। तो बहुत ज़्यादा, मतलब 3 गुना इजाफा हुआ है पॉपुलेशन में। सो इट वाज 731 इन 1921। तो 1921 में जो पॉपुलेशन है वो कितना था, 731 था। और 1848 में 1981।
और 1981 में 1848 था, 1981 में 1848 था, और 2279 था 2011 में। सो द प्लेन हैज़ प्रोडक्टिव सॉइल एंड गुड इरिगेशन। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, अच्छी प्रोडक्टिव सॉइल है। प्रोडक्टिव सॉइल मतलब जहाँ पे अगर हम कुछ खेती बाड़ी करेंगे तो वहाँ पे हमको उपज अच्छा मिलेगा, और गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी है। तो हमने ये जाना कि जो इरिगेटेड एरियाज है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, ठीक है, तो वी हैव लर्नड अबाउट द इरिगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। लुक एट द फिगर्स ऑफ मीरपुर विलेज, और हमको मीरपुर विलेज के भी जो फिगर्स है उसको देखना है। सो इट हैज़ इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन द पास्ट। तो it had irrigation facilities in the past, but only a fourth of the village acres was irrigated 150 years ago. तो देखिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ 1861 में भी था, लेकिन कितना था, सिर्फ वो 1/4 आप मान लीजिए। और आज की डेट में जो है पूरा का पूरा जो एरिया है उसको टुडे ऑल द एरिया इज इरिगेटेड, ऑल द कल्टिवेटेबल एरिया इज इरिगेटेड। वी नो दैट 2 to 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन विथ इरिगेशन। और जैसे कि हमको पता है, अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है, और जैसे कि फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होते, अगर उनके पास जैसे सिंचाई का कैनाल है सिंचाई के लिए, या फिर उनके पास खुद का मोटर पंप है, तो वहाँ पे से वो पानी लेके 2 से 3 क्रॉप्स जो है आसानी से उगा सकते हैं, और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। फॉर दिस रीजन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फार्म्ड इंटेंसिवली एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। और इसी रीजन के कारण जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वहाँ पे फार्मिंग जो है बहुत हद तक होती है, मतलब 2 से 3 क्रॉप एक बार में उगाए जाते हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। सो कल्टिवेटिंग मोर देन 1 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही जमीन पे हम जब 2 से ज़्यादा क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप अगर उगाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। एंड दिस इज द ईजीएस्ट वे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मतलब अगर हमारे पास कोई ज़मीन है, अगर हम इसमें एक बार हमने राइस लगाया, फिर उसके बाद सीज़न चेंज हुआ तो इसमें गेहूँ लगाया, फिर उसके बाद सीज़न हुआ तो हमने कोई सब्जी लगा ली, तो इससे क्या होगी, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये इरीगेशन फैसिलिटी फ्रॉम ट्यूबवेल्स, अगर किसी अच्छा वो है, ट्यूबवेल्स के द्वारा भी जो है सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। सो द मीरपुर फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स अ ईयर बिकॉज ऑफ देयर वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। तो जो मीरपुर के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो कितने क्रॉप्स उगाते हैं, 3 क्रॉप्स उगाते हैं एक ही ज़मीन पे, क्योंकि उनके पास ऐसे अच्छी इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था है। 50 years ago a small portion was irrigated by drawing water from well with a Persian wheel। तो कुछ 50 साल पहले जैसे कि हमने देखा, जो हमको चार्ट मिला था, मतलब जो टेबल हमको मिला था, बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है वो इरिगेट किया जाता था। कैसे, जैसे ड्राइंग वाटर फ्रॉम पर्शियन व्हील। तो आपने कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में देखा होगा, जैसे कुआं होता है, ठीक है, कुआं है या इस तरीके का बावड़ी बना हुआ होता है, इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक चक्री होता है, ठीक है, और यहाँ पे बाल्टिया टाइप का लगा हुआ होता है, ठीक है, फिगर नहीं बन पा रहा उतना अच्छे से, है ना, इस तरीके के। अब इसको क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। अगर घुमाया जाएगा तो क्या होगा, बाल्टी से पानी आएगा और इधर गिरते जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। इसे क्या कहा जाता है, पर्शियन व्हील कहा जाता है। नाउ पीपल इरिगेट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विद इलेक्ट्रिसिटी ड्राइवन ट्यूबवेल्स। तो आज की डेट में जो है बहुत सारी जो लैंड्स है, पूरी जो लैंड है, ज़मीन है, उसको इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक ड्राइवन ट्यूबवेल्स है उनसे क्या है, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। और डीजल इंजन पंप सेट भी होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से है, जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो डीजल इंजन पंप सेट होते हैं, उससे भी सिंचाई की जा सकती है, उससे भी ये मोटर चल जाता है। तो अर्लियर द गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल्ड सम tube wells, but farmers began drilling their own tube wells themselves। तो कुछ समय स्टार्टिंग में जो है गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूब वेल्स जो है इंस्टॉल किए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है फार्मर्स खुद ही जान गए कि हाँ ड्रिलिंग हम करा सकते हैं, तो उन्होंने खुद के ट्यूबवेल्स जो है वो ड्रिल करवा दिए। तो सच इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन ऑल विलेजेस ऑफ इंडिया कंपेयर टू द प्लेन। इरिगेशन इस फैसिलिटीज़ आर फ्यू इन डेक्कन प्लेटियो। तो ये जो इरिगेशन फैसिलिटी है, ये जो सिंचाई की व्यवस्था है, ये सिर्फ प्लेन एरिया में ही अवेलेबल होती है। अगर हम कंपेयर करें तो डेक्कन प्लेटियो में इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अराउंड ओनली 40% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एक्रेज ऑन द कंट्री इज इरिगेटेड टुडे। तो आज की डेट में अगर हम पूरी कंट्री के पूरे इंडिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 40% जो लैंड है वो इरिगेशन, इस तरीके से इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को उनके पास है।
द रेस्ट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर हैव बीन यूटिलाइज्ड इंटेंसिवली टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स एंड प्रोडक्शन। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सबको यूटिलाइज किया जा रहा है ताकि वो अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। बट द रिसोर्सेज हैव नॉट ऑलवेज बीन जुडिशली यूज्ड, लेकिन जो ये रिसोर्सेज है, जो हमारे पास लैंड है, वाटर है, इसको हम अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस शो अस दैट fertility of soil is decreasing because excessive use of chemical fertilizers and pesticides। तो स्टडीज है, एक्सपीरियंस है, इससे पता चला है कि जो फर्टिलिटी है सॉइल का, क्योंकि देखिए मिट्टी के उपज को बढ़ाने के लिए क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स उसमें मिलाए जाते हैं, कई पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं ताकि कीड़े ना लगे। तो इससे क्या हो जा रहा है, फर्टिलिटी जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो दिनों दिन कम होते जा रही है। द ग्राउंड लेवल कंटिन्यूज टू ड्रॉप एज फार्मर्स कंटिन्यू टू इंस्टॉल मोर एंड मोर ट्यूबवेल्स। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो है दिनों दिन फार्मर्स जो है इंस्टॉल करते जा रहे हैं। इससे भी जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल फोर्स देम टू ड्रिल डीपर टू गेट वाटर। इन सच सिचुएशन द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स आर being pushed to face harsher challenges। तो देखिए ग्राउंड वाटर लेवल जो है धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 20 से 30 फीट में ही पानी आ जाता था, लेकिन अब देखिए हर कोई बोरिंग कराएगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होते जाएगा, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, नीचे होते जाता है। और जो फार्मर्स हैं, जो अच्छे खासे फार्मर्स हैं, जो पैसे वाले फार्मर्स हैं, वो बहुत डीप में गड्ढे कराते जा रहे हैं, मतलब ड्रिलिंग कराते जा रहे हैं, बोर कराते जा रहे हैं, जिससे जो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको कुछ गलत सिचुएशंस जो है, हार्शर सिचुएशंस का चैलेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जो है इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा नीचे तक ड्रिल कराए। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन मीरपुर। तो मीरपुर के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको देखना है। सो वी हैव लर्न हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली देर इज नॉट इनफ लैंड फॉर एवरीवन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो देखिए हमने देख लिया कि लैंड फर्टाइल लैंड कितना इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य की बात है कि हर किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं होती कि वो खुद का एग्रीकल्चर जो है अच्छे से कर सके। तो मीरपुर की पॉपुलेशन कितनी है, 2279 इन 2011 सेंसस। तो दिस विलेज हैज़ 401 फैमिली। तो 401 फैमिलीज यहाँ पे है, 401 फैमिलीज यहाँ पे रहती है, और अलग अलग कास्ट की फैमिलीज रहती है। तो 1/3 ऑफ दिस फैमिलीज, ठीक है, 1/3 ऑफ दिस फैमिलीज मतलब 131 जो लोग हैं यहाँ पे क्या है, लैंडलेस है, उनके पास ज़मीन ही नहीं है। और अराउंड 50 फैमिलीज आर मिडिल टू बिग फार्मर्स विथ मोर देन 2 हेक्टेयर्स ईच। तो 50 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा हेक्टेयर है, मतलब मिडिल क्लास है। एंड सम ऑफ दीज बिग फार्मर्स ओन मोर देन 10 हेक्टेयर्स। और कुछ फार्मर्स जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, मतलब 10 एकड़ से ज़्यादा। एज मैनी एज 220 फैमिलीज फार्म स्मॉल पॉट ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स। और 220 फैमिलीज है, उनके पास एकदम बहुत ही कम ज़मीन है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम। सो दे डोंट अर्न इनफ फ्रॉम दिस मार्जिनल होल्डिंग्स टू सब्सटेन दैटसेल्फ। और इससे इतनी कम ज़मीन है, उससे इतनी उनकी उपज नहीं हो पाती, इतनी उनकी कमाई नहीं हो पाती कि वो खुद को अच्छे से खिला पिला सके, मतलब अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सके। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मीरपुर में टेबुलर फॉर्म में बताया है। तो कैटेगरी क्या है, मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स। तो मीडियम और बिग फार्मर्स कितने हैं, मतलब इनका क्या मतलब होता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। और स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। और लैंडलेस लेबरर्स क्या होते हैं, जिनके पास ज़मीन है ही नहीं। तो कितनी फैमिलीज है, 50 फैमिलीज है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। और परसेंटेज कितना है, 11%, 11.11%। और जो स्मॉल फार्मर्स है वो 220 है, और लैंडलेस 131। तो इतने लोग हैं और इतना परसेंटेज है, 48%, 48.88% एंड 29.11%। Classification of Indian farmers according to the size of holding is given in the table। तो क्लासिफिकेशन मतलब मीडियम और बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स। तो इनके पास जैसे कि हमने देखा हेक्टेयर्स, तो परसेंटेज ऑफ फार्मर्स 15%, 18% एंड टोटल लैंड 55% जो है वो मीडियम और बिग फार्मर्स के पास है, और स्मॉल फार्मर्स के पास 45% जो है लैंड एरिया है। तो ये इस टेबल से हमको पता चलता है कि 85% जो फार्मर्स है इंडिया में वो क्या है, मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास क्या है, दे ओन लेस देन हाफ ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 85% जो फार्मर्स हमारे कंट्री में है, इंडिया में है, वो मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब उनके पास 1 एकड़ की भी ज़मीन नहीं है। और ये कितना पोर्शन है, पूरा टोटल कल्टिवेटेड एरिया का हाफ,
ठीक है, लेस देन हाफ। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो let us now try to understand the entire agriculture process, प्रोडक्शन प्रोसेस इन मीरपुर। तो हम अभी देखेंगे कि पूरा जो ये एग्रीकल्चर प्रोसेस है मीरपुर में वो कैसे होता है। तो लैंड वाटर लेबर, ये लैंड वाटर लेबर ये 3 एसेंशियल फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी, और लेबर, खेतों में काम करने के लिए लेबर होना चाहिए। तो फार्मिंग डिमांड्स हार्ड फिजिकल वर्क्स, और ये जो फार्मिंग वाला काम है इसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क एंगेज होता है, मतलब किसी लेबर को मेहनत करने का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मोर स्मॉल फार्मर्स टेक द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स टू वर्क देयर फार्म्स, एंड मीडियम एंड बिग फार्मर्स एम्प्लॉय लेबरर्स इन देयर फील्ड। तो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है वो खुद और अपने फैमिली मेंबर्स का हेल्प लेके खेती बाड़ी करते हैं, और जो मीडियम और बिग फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लेबरर्स को एम्प्लॉय करते हैं। एम्प्लॉय मतलब अपने अंडर में रखते हैं, उनको पैसा देते हैं और उनसे काम कराते हैं। द लेबरर्स हु वर्क इन द फील्ड्स बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज ओइंग वेरी लिटिल लैंड। तो जो लेबरर्स यहाँ फील्ड्स में काम करते हैं स्मॉल और बिग फार्मर्स के यहाँ पे, वो या कैसे फार्मर्स होते हैं, या तो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, या तो वो उन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जिनके पास बहुत ही थोड़ी ज़मीन है। दे आर पेड इन कैश और इन द काइंड ऑफ प्रोड्यूस। तो उनको या तो कैश में पेमेंट दिया जाता है, या तो फिर जो भी प्रोड्यूस है उसका कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाता है। At times they are given food, the cost of which is adjusted against their wages। और कई बार जो है खेतों में दिन भर सुबह से रात तक काम करना, शाम तक काम करना रहता है, तो कई बार क्या है उनको खाना भी दिया जाता है, और उसका कॉस्ट जो है उनके वेजेस, उनका जो तनख्वाह है उसमें एडजस्ट किया जाता है। दिस इज इंटेंसिव कंपटीशन ऑफ वेज लेबर अमंग द लैंडलेस फैमिलीज इन मीरपुर। तो इस तरीके से जो वेज लेबर है, ठीक है, वेज लेबर का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब लेबर ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो जो भी जिसने जैसे पाया पहले पाया उस तरीके का, मतलब यहाँ पे पूरा कंपटीशन चलता है वेज लेबर को लेके लैंडलेस फैमिलीज में मीरपुर में। सो पीपल आर विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस। तो लोग मतलब इच्छुक हो जाते हैं कि हम कम में भी काम कर लेंगे। विद बिग फार्मर्स यूजिंग मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स ऑन देयर फार्म्स, द स्कोप ऑफ मैनुअल लेबर इज गेटिंग मोर लिमिटेड। और जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, अपने फार्म्स में मशीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेशर्स हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, तो उनके पास जो है उतनी डिमांड नहीं रहती मैनुअल लेबर के लिए। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नीड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर, अगर हम मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट है हाई यील्डिंग वैरायटीज जो सीड्स की है वो चाहिए हमको, इरिगेशन के लिए इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए और पेस्टिसाइड्स चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है हमको, वहाँ पे कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं वैसे ही हमको एग्रीकल्चर में भी पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हमको प्रोडक्शन के बाद उसका रिटर्न मिलेगा। सो मोस्ट फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम बिग फार्मर्स। तो बहुत सारे जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, बड़े फार्मर से क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं ब्याज पे, ठीक है। लोन्स मतलब पैसे लिया जाता है ब्याज से, या तो जो मनी लेंडर्स हैं जो ब्याज में पैसे लेते हैं उससे, किसके, और जो फर्टिलाइजर्स और सीड डीलर्स हैं उससे, ठीक है। इनमें से किसी में से भी वो लोन ले लेते हैं ताकि वो इनपुट्स ले सके। इनपुट मतलब ये जो हमको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये इनपुट है खेती के लिए। उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसके बाद हार्वेस्टिंग होगी। सो द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस लोन आर एक्सट्रीमली हाई। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है इन लोन्स में वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। सो मीडियम एंड बिग फार्मर्स यूजुअली अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम फार्मिंग, सो दे हैव रिक्वायर्ड कैपिटल टू इन्वेस्ट फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वेज लेबर एक्सेट्रा। तो मीडियम और बिग फार्मर्स क्या होते हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है तो उनके पास प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, उनके पास खेती के लिए ज़मीन ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो उनके पास पैसे होते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सके सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह में। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास कहाँ पैसे आएंगे ज़्यादा, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। सो ऑल द बिग फार्मर्स इन द विलेज ओन ट्रैक्टर्स। तो जितने भी बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके पास खुद के ट्रैक्टर्स हैं, दे यूज देम टू प्लॉ एंड सॉ देयर फार्म्स एंड ऑल्सो हायर देम आउट टू स्मॉल फार्मर्स। तो उनके पास ट्रैक्टर्स है और इन ट्रैक्टर से वो जुताई का काम करते हैं और खेतों में बीज लगाने का काम करते हैं, और अगर ज़रूरत होती है तो स्मॉल फार्मर्स को उसको रेंट पे भी दे देते हैं, मतलब हायर करना, मतलब उसको कुछ पैसे में, हाँ इतना काम करना है तो इतने पैसे में आप उसको ट्रैक्टर को यूज़ करके वापस कर देंगे। सो मोस्ट ऑफ देम ओन थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर एज वेल। तो उनके पास थ्रेशर और हार्वेस्टर्स भी है। तो सच फार्मर्स ऑल्सो हैव सेवरल ट्यूबवेल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। और इनके पास जो है ट्यूबवेल्स भी होते हैं ताकि वो अपना इरीगेशन कर सके। तो
नेक्स्ट जो है हमको डेयरी एंड देयर ऑक्यूपेशन के बारे में देखना है और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको देखना है। तो क्विकली हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में है हम पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में देखेंगे। तो डेयरी एंड देयर ऑक्यूपेशन, तो डेयरी क्या है, एक कॉमन ऑक्यूपेशन है, मैंने बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वहाँ मीरपुर में। तो पीपल क्या करते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो मानसून में जो ग्रासेस है और जो स्ट्रॉस होते हैं बाजरा जौर का, उसको एज अ फॉडर यूज करते हैं उनके बफेलोज के लिए। बफेलोज मतलब भैंसों के लिए, ठीक है, फॉडर मतलब चारा, ठीक है। और ये जो मिल्क है उसको वो नियर बाउंड टाउन, क्या नाम है इसका, जहांगीराबाद, ठीक है, जहांगीराबाद में वो जो दूध होता है बैल से, जो भी उनके पास गाय है, बैल है, और सॉरी बैल नहीं, गाय और भैंस है, उसको वो जाके यहाँ जहांगीराबाद में बेच देते हैं। तो 2 बिजनेसमैन हैव एस्टैब्लिश्ड मिल्क कलेक्शन सेंटर इन द टाउन। तो 2 बिजनेसमैन है, उन्होंने मिल्क कलेक्शन सेंटर जो है वो टाउन में खोल के रखा है, जहाँ पे मिल्क जो है वो दूर दूर जगह पे, जैसे कि बुलंदशहर हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे भेजा जाता है। अपार्ट फ्रॉम डेयरी विलेजर्स परस्यू मेनी अदर ऑक्यूपेशंस टू अर्न देयर लाइवलीहुड। और ये डेयरी फार्मिंग, डेयरी के साथ साथ जो है विलेजर्स कुछ कुछ और छोटे मोटे काम भी करते हैं, जिससे वो खुद की आजीविका दूसरे काम के लिए आजीविका वो कर सके। तो अराउंड 50 पीपल आर प्रेजेंट एंगेज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मीरपुर। तो 50 लोग जो है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है मीरपुर में वहाँ पे काम करते हैं। और मिश्री लाल ने एक इलेक्ट्रिक ड्राइवर शुगर केन क्रशिंग मशीन लाई है, जिससे कि जैगरी गुड़ बनाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, शुगर केन जो है फार्मर से खरीदते हैं और जैगरी जो है ट्रेडर्स को बेचते हैं जहांगीराबाद में। तो ही डजंट बी, और इससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता अपने बिजनेस में, लेकिन हाँ वो चलाते हैं। सो देयर आर ओनली हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स जो है ज़्यादा नहीं है मीरपुर में। तो दे बाई गुड फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटी। तो होलसेल मार्केट जो सिटी है वहाँ से वो सामान लाते हैं और गांव में रिटेल में उसको बेचते हैं, अपना प्रॉफिट कमा के जो है गांव में बेचते हैं। और कुछ स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, वो क्या क्या बेचते हैं, राइस, वीट, शुगर, टी लीव्स, ऑयल, बिस्किट, सोप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, जो डेली का जो सामान है वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्मॉल शॉपकीपर्स बेचते हैं। So some families living near the bus stand have set up small shops। और कुछ फैमिलीज जो है जो बस स्टैंड के पास रहती है, बस स्टैंड में मतलब कौन सा लोकेशन होता है जहाँ पे बस आती है और जाती है, उनके पास कुछ छोटी छोटी दुकानें भी हैं और वो कुछ फूड आइटम्स हो गए, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गया, पैकेट फूड हो गया, और सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हैं। और उनके वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो हेल्प करते हैं स्टॉल को चलाने में। और सम शॉपकीपर्स बाय गुड्स इन द विलेज एंड सेल देम इन अदर विलेज एंड टाउन। और कुछ लोग जो है जो गाँव में कुछ भी सामान बन रहा है उसको खरीदते हैं और दूसरे विलेजेस में या टाउन्स में जाकर बेचते हैं। तो दोस ऑपरेटिंग फ्लोर मिल्स, ठीक है, जो आटा चक्की चलाते हैं वो व्हीट खरीदते हैं दूसरे फार्मर से और जो आटा है उसको टाउन में जाके बेचते हैं। तो वी सॉ दैट मोस्ट मीरपुर रेजिडेंट आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, मोस्टली जो लोग हैं मीरपुर विलेज के, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब उनका खुद का कुछ ना कुछ काम है। तो कुछ फार्मर्स है, किसान है, कुछ शॉप ओनर्स है, कुछ वेंडर्स है, वेल सम वर्क एज लेबरर्स, और कुछ जो है लेबरर्स का भी काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन दिस वे। तो बहुत सारे लोग जो है, अगर इंडिया की बात करें तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं, जिससे उनकी जीवन शैली चल रही है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग मीरपुर कैसे पहुंचेंगे, तो रोड से। सो वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लाई ऑन रोड, ठीक है, रोड्स है मीरपुर से जहांगीराबाद तक। तो यहाँ पे क्या क्या चलता है, आपका रिक्शा मिल जाएगा, आपको टोंगास मिल जाएगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है आप यूज़ करके मीरपुर विलेज तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपनी जीवन यापन करने के लिए and their livelihood by working in the transport sector। और बहुत सारे लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने मीरपुर विलेज के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में देखेंगे। तो देखिए मीरपुर विलेज के बारे में हमने देखा, तो हमने जाना कि मतलब कितना, मतलब एक सेटअप हमारे माइंड में आ रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने जब ये चैप्टर प्रिपेयर किया तो एक सेटअप मेरे माइंड में आ रहा है, गांव है, ठीक है, वहाँ लोग रह रहे हैं, कुछ के पास खेत है, कुछ के पास नहीं है, कहीं शॉप्स है, बस स्टैंड है, फिर जाने के लिए जो है रिक्शा या फिर आपको बुलेट कार्ड्स का यूज़ करना है, या भी जो भी बस वगैरह है। तो ये जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो एक मतलब हमारे आंखों के सामने एक दृश्य आ जाता है। तो उस तरीके का मुझे ये टॉपिक को बताते हुए लगा। तो मैं आशा करती हूँ
हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।